सबसे पहले आप सभी को दृष्टि आईएएस की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के सेशन में बढ़ते हैं और देखते हैं आज हम किन खास बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि देश भर में धारा 377 किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी ही रहती है। अभी हाल ही में संसद में एक विधेयक पेश किया गया है। उस विधेयक का नाम है भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता को रिप्लेस किया जा रहा है किससे? आईपीसी से, यानी इंडियन पिनल कोड से। ऐसे में धारा 377 एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है क्योंकि इसे भारतीय न्याय संहिता में शामिल नहीं किया गया है। आइए हम जानते हैं कि आईपीसी में धारा 377 कब शामिल की गई थी और भारत में इससे जुड़ा क्या इतिहास रहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ फैसलों के बारे में भी चर्चा करेंगे जो कि धारा 377 से संबंधित हैं। बढ़ते हैं हमारे विषय की तरफ और देखते हैं कि आज हम किन खास बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हमारा विषय है धारा 377 हुई खत्म। क्या भारतीय न्याय संहिता पुरुषों को बलात्कार से बचाती है? क्या इसमें कोई ऐसा प्रावधान है जो पुरुषों को बलात्कार से बचाने में सक्षम हो? क्योंकि भारतीय न्याय संहिता को तो अभी ही शामिल किया जा रहा है। आइए देखते हैं सबसे पहले हमारे खास बिंदुओं को। हमने खबर देख ली और उसके बाद जानेंगे कि आज हम किन खास बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले देखेंगे आईपीसी की धारा 377 क्या है, क्योंकि यह लगातार सुर्खियों में है। इसके बाद जानेंगे धारा आईपीसीसी का हिस्सा कैसे बनी, यानी इसे इंडियन पिनल कोड में शामिल कैसे किया गया, आईपीसी में इसे कैसे शामिल किया गया। इसके बाद जानेंगे धारा 377 खत्म कैसे हुई। इसके बाद जानेंगे अभी हाल ही में जो प्रस्ताव पेश किया गया है भारतीय न्याय संहिता से जुड़ा हुआ, भारतीय न्याय संहिता क्या है। अंत में एक प्रश्न होगा, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आपको यह भी बताना है कि यह पूरा विषय सामान्य अध्ययन या जीएस प्रश्न पत्र के किस खंड से संबंधित है। आपके लिए एक और बात यह है कि यदि आप इनफोकस का पीडीएफ चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की, उसे ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप हर रोज इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आज का जो सेशन हुआ है 1-2 दिन बाद उसकी पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी। आपके लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना है। महत्वपूर्ण सूचना यह है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दृष्टि आईएएस ने आपके लिए 50% का डिस्काउंट शामिल किया है। यह डिस्काउंट किसमें है? सभी ऑनलाइन पेन ड्राइव और टेस्ट सीरीज कोर्सेज पर। ध्यान रखिएगा, यह डिस्काउंट 13 से 16 अगस्त तक ही है, तो आप जल्दी से इसका लाभ लीजिए और नंबर पर संपर्क करिए। नंबर है 87501 87501 8010440440। ध्यान रखिएगा, यह कब तक है? 13 to 16 अगस्त। ठीक है, 50% का डिस्काउंट है, आप इसका लाभ ले सकते हैं। चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर भी विजिट कर सकते हैं। बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी खबर को। खबर द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित की गई है। खबर क्या थी? खबर है सेक्शन 377 इज गॉन बट सम फियर द प्रपोज्ड भारतीय न्याय संहिता डज नॉट प्रोटेक्ट मैन अगेंस्ट रेप, दिस इज व्हाई। सबसे पहले जानेंगे धारा 377 के बारे में, यानी सेक्शन 377 के बारे में कि यह क्या है। के बाद बात करेंगे इसी के संदर्भ में ही किसे कब शामिल किया गया और भारतीय न्याय संहिता क्या है जिसे अभी हाल ही में पेश करने की बात कही गई है। तो इसके लिए देखते हैं खबर सुर्खियों में क्यों आ गई है। हमने अभी बात भी की कि लोकसभा में 3 विधेयक पेश किए जा रहे हैं। ये 3 विधेयक 3 पिछले कानूनों को रिप्लेस करेंगे, जिनमें से एक कानून है भारतीय दंड संहिता। दंड प्रक्रिया संहिता, यह दूसरा कानून है, और तीसरा है साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, इन्हें रिप्लेस करने के लिए 3 विधेयकों को पेश किया गया है। कहां? लोकसभा में। इन पर चर्चा चल रही है। यहां पर भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में हम चर्चा करने वाले हैं क्योंकि धारा 377 इसी से संबंधित है और 377 अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि देश भर में किसी न किसी वजह से यह चर्चा में बनी रहती है। भारतीय दंड संहिता के लिए प्रस्तावित रिप्लेसमेंट क्या है? भारतीय न्याय संहिता BNS। ठीक है, जो कि 2023 में जिसे लाया गया है। इसमें आईपीसी की धारा 377 को शामिल नहीं किया गया है, जबकि आईपीसी की धारा 377 अपने आप में काफी महत्वपूर्ण धारा है। यानी आईपीसी की धारा 377 किस बारे में चर्चा करती है? यह चर्चा करती है अप्राकृतिक अपराध के संदर्भ में, अप्राकृतिक यौन संबंधों के संदर्भ में। इन्हीं के तहत धारा 377 को आईपीसी में शामिल किया गया था। अब यह धारा जब हट गई है और भारतीय न्याय संहिता में इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, तो सवाल पैदा होता है
कि क्या वयस्क पुरुष यौन उत्पीड़न के शिकार हो सकते हैं? क्या अब ऐसे मामले भारत में बढ़ सकते हैं? तो आइए देखते हैं सबसे पहले धारा 377 को कि आखिर यह किससे जुड़ी हुई है और इससे जुड़े पिछले कौन कौन से वर्षों में यह चर्चा में बनी रही है। धारा 377 के बारे में बात करें तो यह आईपीसी की धारा है, यानी इंडियन पीनल कोड की धारा है। और यह किस बारे में है, ध्यान रखिएगा, भारतीय दंड संहिता की धारा 377 का संबंध अप्राकृतिक शारीरिक संबंधों से है, अप्राकृतिक यौन संबंधों से है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि बात करें कि आईपीसी में इसे कैसे डिफाइन किया गया है और धारा 377 में यानी सेक्शन 377 में क्या लिखा गया है, तो उसमें लिखा है जो कोई भी स्वेच्छा से किसी भी पुरुष, महिला या जानवर, ध्यान रखिएगा इसमें पुरुष भी शामिल थे, यानी इसमें पुरुषों को भी यहाँ पर प्रावधान था कि यदि इनके साथ भी कोई व्यक्ति ऐसा गलत कृत्य करता हुआ पाया जाता है तो उसे भी दंड मिलेगा। जबकि अब जब इन चीजों को हटा दिया गया है और भारतीय न्याय संहिता में इसके बारे में जिक्र नहीं है, तो यहाँ पर पुरुषों को कैसे यहाँ पर इन्हें संभाला जाएगा या इससे जुड़े मामलों को कैसे निपटा जाएगा, इनसे कैसे निपटा जाएगा, क्योंकि महिलाओं और बच्चों के लिए तो इस भारतीय न्याय संहिता में अन्य सेक्शंस है जिनमें डेफिनेशन लिखी है और जिनमें कहा गया है कि यदि महिलाओं और बच्चों के साथ कोई ऐसा कृत्य करते हैं तो उन्हें दंड दिया जाएगा। लेकिन पुरुषों के संबंध में स्पेसिफिक आईपीसी की धारा 377 में लिखा गया है। इसमें लिखा है जो कोई भी स्वेच्छा से किसी भी पुरुष, महिला या जानवर के साथ प्रकृति के आदेश के खिलाफ यौन संबंध बनाता है उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी या किसी भी अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और लिखा है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जो अपने आप में डिफाइन करता है कि यदि आप किसी भी व्यक्ति के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाते हैं और ये इनमें ये व्यक्ति, ये लोग शामिल हैं, तो उन्हें उनके लिए सजा का प्रावधान करती है आईपीसी की धारा 377। इस अधिनियम में इस अपराध को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध के तौर पर देखा जा रहा था। अब यहाँ पर बात सामने निकल कर आती है कि आखिर कौन से कृत्य या कौन से मामले हैं जो अप्राकृतिक संबंध के तहत आएंगे। यहाँ तक यदि हम समाज की बात करें पिछले कुछ वर्षों से या जब इसे शामिल किया गया था उस समय से, तो दरअसल जो एलजीबीटी कम्युनिटी है, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी है, इनके बीच में जो संबंध बनते हैं उन्हें अप्राकृतिक संबंधों के तौर पर माना जाता रहा है और लोग इसी तरीके से इन्हें डिफाइन करते रहे हैं। यानी एलजीबीटी समुदाय, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, इनके मध्य जो स्थापित होते हैं संबंध उन्हें अप्राकृतिक संबंध के तौर पर माना जाता है। तो ऐसा माना गया था कि आईपीसी की धारा 377 में जो ये चीजें शामिल हैं ये कहीं ना कहीं भेदभाव रवैये को दर्शाते हैं, भेदभाव रवैये की तरफ इशारा करते हैं। यानी यह धारा भेदभावपूर्ण है और समलैंगिक जोड़ों के उत्पीड़न और धमकी को कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है, क्योंकि हर व्यक्ति की निजता उसका अपना अधिकार है, यह मौलिक अधिकार के तौर पर शामिल है। ऐसे में जब व्यक्ति के पास मौलिक अधिकार है और निजता की सुरक्षा है, उसे अपना गरिमापूर्ण जीवन जीने की सुरक्षा है, क्योंकि एलजीबीटी कम्युनिटी भी ये इनका अपना अधिकार है जीवन जीना, कि वो गरिमापूर्ण रूप से अपना जीवन जी सकते हैं। ऐसे में इस धारा को कहा गया कि भेदभावपूर्ण है इस समुदाय के लिए। हमने चर्चा की आईपीसी की धारा 377 के संदर्भ में। आइए जानते हैं धारा आईपीसी का हिस्सा कैसे बनी, यानी इसमें कब शामिल किया गया इसे। इसका एक पुराना इतिहास है, आज हम सबसे पहले उसके बारे में चर्चा करते हैं, जानते हैं धारा 377 के संदर्भ में। तो धारा 377 में गैर प्रजनन यौन कृत्यों यानी अप्राकृतिक यौन के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। अप्राकृतिक यौन के संदर्भ में उस समय किन चीजों को शामिल किया जाता था? सेडोमी यानी गुदा मैथुन और ओरल सेक्स, इसके अलावा कुछ और भी चीजें शामिल थी। इन सभी को अपराध के तौर पर देखा जाता था, यानी ऐसी किसी कृत्य के लिए व्यक्ति को दंडित करने का प्रावधान शामिल है आईपीसी की धारा 377 के तहत। पहली बार ये कब सुर्खियों में आया? पहली बार फ्लेटा 1290 और ब्रिटेन 1300 के मध्ययुगीन सामान्य कानूनी ग्रंथों में ये अपराध के रूप में दर्ज किए गए थे। फिर बाद में 1533 में हेनरी अष्टम के शासनकाल के दौरान लिखा गया, यानी ग्रंथ है उसमें लिखा गया, ध्यान रखिएगा क्या, ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध अप्राकृतिक यौन कृत्यों के लिए मृत्युदंड निर्धारित किया जाता है। उस समय मृत्युदंड निर्धारित किया गया था यदि कोई व्यक्ति अप्राकृतिक यौन संबंधों के रूप में या अप्राकृतिक यौन संबंध कृत्यों को करते हुए पाया जाए तो उसके लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया गया था। 1533 की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद समय बदलता गया,
कई दशक बीत गए और इसके बाद 1828 में विशेष रूप से पुरुष समलैंगिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए नए नए कानून बने। और नए नए जब कानून बने, व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध को लेकर नए नए कानूनों को शामिल किया गया, तब इसमें सैडोमी को के लिए या कहें कि सैडोमी के लिए क्या कहा गया, मृत्युदंड के प्रावधान को शामिल किया गया। यानी वापस से इसके लिए मौत की सजा की बात कही गई। आगे समय बीतता गया और आता है समय 1861 का। 1861 में इंग्लैंड और वेल्स में अपराध की सजा को घटाकर 10 वर्ष या 10 साल कर दिया गया। यानी जहां मृत्युदंड का प्रावधान था वहां पर अब इस सजा को घटाकर 10 वर्ष कर दिया गया। इससे पहले ही 1837 में क्या कहा गया था कि अननेचुरल जो लस्ट है इसको दंडित करने के लिए एक मसौदा पेश किया जाए। लेकिन उस समय जो भारत की बात करें तो भारत की जो तत्कालीन विधि आयोग थी, उनकी रिपोर्ट में इस पर चर्चा करने से इनकार कर दिया। और फिर बाद में यह मामला और सुर्खियों में आया कब, 6 अक्टूबर 1860 को। दरअसल 6 अक्टूबर 1860 को आईपीसी की धारा 377 के तहत इसमें इसे शामिल कर दिया गया और विधान परिषद द्वारा इसे पारित कर दिया गया। विधान परिषद द्वारा इसे पारित करने के बाद गवर्नर जनरल के पास भेजा गया अनुमोदित करने के लिए, और फिर बाद में इन्होंने इसे अनुमोदन प्रदान कर दिया और यह आईपीसी की धारा के रूप में शामिल कर ली गई। तो ये तो हमने देखा आईपीसी की धारा 377 के बारे में, इसे कब से शामिल किया गया इसके बारे में। अब आइए जानते हैं इससे जुड़े कुछ खास फैसले, और यह भी कि आईपीसी की धारा 377 के कुछ अंशों को कब खत्म किया गया। दरअसल दिल्ली उच्च न्यायालय ने धारा 377 के खिलाफ एक याचिका जो दायर की गई थी, वर्ष 2004 में उस याचिका को खारिज कर दिया। फिर बाद में यह याचिका हो सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास वे व्यक्ति गया हो। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2006 में कहा, यानी उसने कहा कि इससे वापस उच्च न्यायालय के पास भेजा जाए। हो सकता है उस व्यक्ति ने इससे सुप्रीम कोर्ट के पास इस मामले को लेकर गया होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2006 में क्या कहा कि अब इस मामले की सुनवाई करे कौन, दिल्ली उच्च न्यायालय। दिल्ली उच्च न्यायालय में जजों की पीठ बैठी और वर्ष 2009 में उन्होंने एक फैसला दिया। वर्ष 2009 की उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने फैसले में कहा कि आईपीसी की धारा 377, ध्यान रखेगा, आईपीसी की धारा 377 जहां तक यह निजी तौर पर वयस्कों के सहमति से यौन कृत्यों को अपराध मानती है, ध्यान रखेगा, वयस्कों की सहमति से यह यौन कृत्यों को अपराध मान रही थी, इसे खत्म करने की बात कही उच्च न्यायालय ने वर्ष 2009 में। संविधान के अनुच्छेद 21, 14 और 15 का उल्लंघन करती है, यह बात कही जब दिल्ली हाई कोर्ट ने। फिर यह मामला गया वापस सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2013 में एक फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समलैंगिकता की स्थिति में उम्र कैद के प्रावधान को पुनः बहाल किया जाना चाहिए। यानी जब इस फैसले में क्या कहा गया, संविधान के अनुच्छेद 21, 14 और 15 के तहत जो हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, यह उनका उल्लंघन है। तो यहाँ पर इसे उम्र कैद की जो सजा थी इसे हटाने की बात कही गई थी। फिर बाद में 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया कि समलैंगिकता की स्थिति में जो उम्र कैद की सजा का प्रावधान है इसे पुनः बहाल किया जाना चाहिए, यह ठीक है। फिर बाद में और मामला यह सुर्खियों में बढ़ता है और 6 सितंबर 2018 जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण दिन है, 6 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ बैठती है और एक फैसला देती है और अपने फैसले में कहती है कि लिंग की परवाह किए बिना दो वयस्कों के बीच सहमति से बनाए गए यौन संबंध को अपराध की श्रेणी से हटाया जाना चाहिए, और इसने हटा दिया। आईपीसी की धारा 377 में कुछ अन्य चीजें भी शामिल थे जिनमें कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि यदि लिंग की परवाह किए बिना कुछ चीजें हो रही हैं लेकिन सहमति से 2 वयस्कों के बीच हो रही हैं तो यौन संबंधों की अपराध की श्रेणी से इसे हटाया जाना चाहिए। आईपीसी की धारा 377 को आंशिक रूप से इन्होंने रद्द कर दिया, लेकिन कुछ चीजें अभी भी शामिल थी, जैसे बच्चों के साथ, जानवरों के साथ जो यौन कृत्य हैं, अप्राकृतिक हैं, उनके तहत दंड के प्रावधान को इसमें शामिल किया गया था और अभी भी आईपीसी में शामिल है, इस बात को ध्यान रखेगा। शीर्ष अदालत ने धारा के क्षेत्रों का उल्लेख किया जो सहमति से अप्राकृतिक यौन संबंधों को अपराध मानते हैं। उन्होंने कहा कि तर्कहीन, बचाव योग्य और स्पष्ट रूप से मनमाना दिखाई देता है, स्पष्ट रूप से मनमाना प्रतीत होता है। उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि यह जो कानून लाया गया था यह बहुत पुराना है और समय के साथ चीजें, परिस्थितियां, सोच, विचार सब कुछ बदलते हैं। इसके अलावा उन्होंने यह कहा कि कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से मनमाना दिखाई देता है।
उन्होंने कहा कि जानवरों और बच्चों के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध से जो संबंधित जो भी पहलू हैं वे अभी भी आईपीसी में शामिल होने चाहिए और शामिल भी हैं। इसके अलावा बात करें कि यह खबर कब सुर्खियों में थी। यह खबर सुर्खियों में थी जब नाज फाउंडेशन ने वर्ष 2001 में दिल्ली उच्च न्यायालय से धारा 377 को गैर संवैधानिक घोषित करने की मांग कही थी। यानी नाज फाउंडेशन ने इससे जुड़ी जो पहल है वो बहुत पहले ही कर दी थी। आइए जानते हैं प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता के संदर्भ में। यहाँ पर सरकार लक्ष्य बता रही है कि जो 3 विधेयक प्रस्तुत किए जा रहे हैं इसका लक्ष्य है कि 3 साल के भीतर सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करना, यानी सभी व्यक्तियों के लिए न्याय सुनिश्चित हो। न्यायालय में देखा जा रहा है कई वर्षों से पेंडिंग चले आ रहे हैं केस, अभी भी कुछ लोग सजा काट चुके हैं और बाद में न्यायालय में पाया जाता है कि वे दोषी नहीं थे। ऐसे में ऐसी किसी भी प्रक्रिया से बचने के लिए, ऐसी किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए सरकार चाह रही है कि न्यायालयों का डिजिटलीकरण किया जाए और इसी संदर्भ में उन्होंने नए विधेयक पेश किए ताकि जल्दी से जल्दी इन्हें न्यायालयों में शामिल कर लिया जाए और जो भी मामले अभी तक अदालतों में अटके हुए हैं उन्हें जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। यदि बात करें प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता के संदर्भ में तो इसमें परिभाषित बलात्कार का अपराध लिंग आधारित है, जिसका अर्थ है कि यह एक पुरुष द्वारा एक महिला के खिलाफ है। यानी इसमें जो बलात्कार को परिभाषित किया गया है लिंग के तौर पर परिभाषित किया गया है, महिला और पुरुष के तौर पर परिभाषित किया गया है। इसलिए इससे यह प्रतीत होता है कि यह एक पुरुष द्वारा महिला के खिलाफ ही किया जाता है। यानी ऐसा भी हो सकता है कि जो बलात्कार है यह पुरुषों के खिलाफ भी होता है और पुरुषों के खिलाफ यदि होता है तो फिर इससे कैसे लड़ा जाए इसके बारे में इसमें चर्चा नहीं की गई है। इसके अलावा आईपीसी की जो धारा 377 है उसमें गैर नाबालिग पुरुषों को बलात्कार से सुरक्षा प्रदान किया गया है। उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है, मैंने आपको हाईलाइट करके बताया भी था। और लेकिन जो भारतीय न्याय संहिता है यह खंड इसमें शामिल नहीं है। आईपीसी की धारा 377 भारतीय न्याय संहिता में शामिल नहीं है, इसलिए भी यह मुद्दा लगातार सुर्खियों में है। भारतीय न्याय संहिता में बलात्कार को धारा 63 के अंतर्गत शामिल किया गया है, ध्यान रखेगा। इसके बाद यौन उत्पीड़न पर भारत के कानून पुरुषों को बलात्कार के शिकार होने से कैसे बचाएंगे, यह मामला सुर्खियों में है। इसके लिए नई नई चीजों को कैसे शामिल किया जाएगा। इसके अलावा देशद्रोह का कानून भी इसके तहत बदला है और इसमें कुछ नई चीजें भी शामिल हुई हैं, कुछ नए कानूनों को इसके तहत शामिल किया गया है। आइए देखते हैं कि वे नए कानून कौन कौन से हैं। आईपीसी में प्रस्तावित नई धाराएं निम्नलिखित हैं, जैसे धारा 145, इसमें कहा गया है भारत सरकार के खिलाफ युद्ध का प्रयास करना या उकसाना वर्तमान धारा 121 के समान। धारा 146 शामिल की गई है जिसमें कहा है युद्ध छेड़ने की साजिश मौजूदा धारा 121A के समान। तीसरा है धारा 147, इसमें है भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के इरादे से हथियार या अन्य सामान इकट्ठा करना वर्तमान धारा 122 के अनुरूप, यानी इन धाराओं को इसके तहत शामिल किया गया है। अब आइए देखते हैं आज के सेशन पर आधारित हमारा प्रश्न या हमारा सवाल। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। कथन है भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 377 का संबंध अप्राकृतिक शारीरिक संबंधों से है। दूसरा, वर्ष 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जानवरों और बच्चों के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध से संबंधित अन्य पहलू भी लागू थे, वे पहलू अभी भी लागू थे। उपरोक्त में से कितने कथन सही है आपको बताना है। केवल एक कथन, केवल 2 कथन, दोनों कथन सही है या कोई भी कथन सही नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।